Good morning, students. How are you? Fine and safe? Are you interested in your study? बेटा thoroughly chapter read करना। जैसे जैसे आपको वीडियो आती है, वीडियो देखने के बाद if you read the chapter thoroughly, then you may get good marks. Your concept will be clear. तो बेटा चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। चलिए अब थर्ड वीडियो में जो सेल्स की मैंने बनाई थी उसकी थर्ड वीडियो में आई टोल्ड अबाउट यर द बेसिक characters of cells, and I told you there are three main basic features that are present in every living cells. One is cytoplasm, cell membrane, or you may say plasma membrane. Third is nucleus. And last time I told you about nucleus. Cytoplasm के बारे में बताया था. It is viscous jelly-like substance that lie within the cell membrane, between the cell membrane and nucleus, and many activity, all the chemical reaction inside the cell. cells के अंदर जितने भी आपके ये chemical reaction होते हैं that take place inside the cytoplasm. इसके बारे में मैंने आप बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल. इट अलाउ सब सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल. तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था. इट सेलेक्ट द मटेरियल विच विल एंटर एंड विच विल एग्जिट. नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट इज़ कंट्रोल सेंटर, आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये सभी हमारी जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करते हैं. तो न्यूक्लियस में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन covering around the nucleus, just like covering around the cell that is called as cell membrane, and covering around nucleus that is called as nuclear membrane. और मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे it is perforated, that perforated is called as nuclear pore. and इसका फंक्शन वही होता है जो आपका मेनली सेल मेम्ब्रेन का होता है. it allow exit एंड एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. मतलब ये भी एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसका काम होता है. ठीक है. और इसके अलावा मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता. न्यूक्लियस के अंदर एक अलग फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके बाद मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस इज द मेन सॉलिड स्फेरिकल बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और इसमें मैंने आपको मेनली क्या बताया था, इट मतलब ये जो है मेन इसका यही पार्ट होता है. और इट हैज़ क्रोमोजोम. क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमोजोम होते हैं और क्रोमोजोम हैव जीन. जीन्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी व्हीकल्स और हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज दे ट्रांसफ़र जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ये जीन को मतलब करेक्टर्स को लेके जाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी व्हीकल्स. एंड जीन ये तो आपको पता ही है कि जीन जो है हाफ फादर से मिलते हैं और हाफ मदर से. अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो करवाएंगे दैट इज़ सेल ऑर्गेनेल्स. बेटा सबसे पहले तो अपनी कॉपी पेन लो, क्योंकि आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं एनसीईआरटी में जस्ट नाम गिवन है. ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 9th में इसका डिटेल है, तो थोड़ा आपको एक दो लाइन इसका बेसिक पता हो तो यू आर एबल टू लर्न. 9th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले तो ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं. ऑर्गेनेल्स ये जो आपकी ऑर्गेनेल्स होती है दैट इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो बेटा इनके बारे में क्योंकि ये बहुत बेसिक है और 9th में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसमें जस्ट आपके नाम गिवन है तो थोड़ा सा इसका डिटेल आप लिख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी करेंसी. या तो हम इसको पावर हाउस बोलते हैं या एनर्जी करेंसी बोलते हैं. ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है. वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी एंड वाई. तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी
फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपको बताया था ना मैंने कि हमारा जो हम जो भी फूड खाते हैं, 7th में आपने पढ़ा था कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन दो तरह का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो जो एरोबिक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज खाते हैं तो इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और जो आपका एनारोबिक होता है दैट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें मेनली आपका बनता है इथाइल अल्कोहल एंड ये इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावरहाउस बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली आपकी थी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से बहुत पुराना, बड़े आसान है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कह सकते हैं कि इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू चैनल्स। मतलब साइटोप्लाज्मिक चैनल की तरह डिवाइड करता है और वो जो चैनल है वही फिर ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी सब्सटेंस का। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Golgi complex, it is also called as Golgi apparatus. One is the same thing, don't confuse with Golgi complex and Golgi apparatus. Golgi apparatus and Golgi complex, they are the same thing. अब इनका काम क्या होता है? It is responsible, Golgi apparatus या Golgi complex is responsible for the secretion and storage of substance from the cell. मतलब एक तरह से secrete भी करता है और दूसरा स्टोर भी करता है। तो कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको लगे कि स्टोर करना है तो उसको स्टोर करता है, और अगर सिक्रीशन जैसे सबेशियस ग्लैंड है आपके, ओल ग्लैंड है, तो ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो ये 3 ऑर्गन। लाइसोसोम, लाइसोसोम हेल्प इन ऑटो डाइजेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ डाइजेशन में हेल्प करता है। ये टर्म्स थोड़ी सी आपके लिए न्यू है। कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग स्टार्वेशन या पैथोजन, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो ये क्या करता है, इसको मतलब इनगल्फ कर लेता है, और कई बार ड्यूरिंग स्टार्वेशन ये खुद की ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट कर लेता है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड डैट। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड डैट। ये टर्म बेटा बहुत यूज होने वाली है। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड डैट एंड विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइड डैट? इसका फंक्शन क्या है? ऑटो डाइजेशन। ऑटो मीन्स सेल, मीन्स की स्टार्वेशन के टाइम में खुद की ऑर्गेनेली को भी एनगल्फ कर लेता है। दूसरा जो हमारे पैथोजन हैं, जर्म्स हैं, ये जर्म ऑर्गेनिज्म है, उनको भी इनगल्फ कर लेता है एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे भी मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लो। सिर्फ नोट नहीं करना, ध्यान में भी रखना, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेटा 9th में आप पढ़ोगे। गोल्गी प्लेटफॉर्म, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह की होती है, SCR एंड RER, स्मूथ और रफ। रफ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन यही है। अब इसके अलावा ये सब तो हमारी थी ऑर्गेनेलिज दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल की ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लांट सेल में मेनली क्या ऑर्गेनाइज होती है? प्लास्टिक। प्लास्टिक, P फॉर प्लांट्स, P फॉर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कलर बॉडीज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। एनिमल सेल में ही नहीं होती, क्योंकि प्लांट जो होते हैं मेनली उसका लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स, इन सब की बात करें तो कलरफुल होते हैं। तो दे आर कलर बॉडी फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। प्लास्टिक की एक तो ये डेफिनेशन है। इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा आपकी होती है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, आई थिंक सभी ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दैट इज अ पिगमेंट। इट जो क्लोरोफिल होता है, इट
इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, लीव्स का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और दूसरा, क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। यू हैव रेड इन 7th स्टैंडर्ड कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो ये आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। अब जो सनलाइट है, सनलाइट अगर नहीं है तो हमारा क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब जो सनलाइट है उसको कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट। अब जो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है तो उसमें मेनली आपका क्या होता है कि सोलर एनर्जी, मतलब जो सनलाइट होती है इट कंटेन सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जैसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तो इसी तरह जो क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड ए, बी, ज़ैंथोफिल। ये बेटा 9th में आपको जो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि पिगमेंट्स जो है क्रोमोप्लास्ट में तो बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, और जिस प्लांट में जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका कलर होता है। जैसे फ्लावर्स हैं, एक ही कलर के होते हैं? नहीं, बहुत सारे कलर होते हैं। येलो है, रेड है, मेजेंटा है, तो बहुत सारे कलर्स के फ्लावर होते हैं। उस फ्लावर का कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा, फ्रूट भी डिफरेंट कलर के होते हैं, तो उनका कलर भी किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा इट इज़ मेनली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। बहुत से बच्चे व्हाइट इन कलर लिख देते हैं, रॉन्ग है। इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, लेकिन इनका फंक्शन होता है इट स्टोर फैट एंड स्टार्च। ये फैट और स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब एक बात और बच्चों, कई बार आप ग्रीन कलर की बजाय डिफरेंट कलर्स के लीव्स देखते हो, जैसे क्रोमोटोन फ्लावर्स हैं उसमें आपके जैसे कलरफुल लीव्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि मैम इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है? यही कहोगे ना, क्लोरोफिल बेटा उसमें प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है उसमें दूसरे पिगमेंट इतने एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं कि क्लोरोफिल का इफेक्ट वो मास्क कर देते हैं। क्लोरोफिल का जो इफेक्ट है उनमें नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उसमें इतने ज़्यादा पिगमेंट होते हैं कि छुपा देते हैं क्लोरोफिल को, लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है कलरफुल लीव्स में, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेकिन दूसरा पिगमेंट इतने एक्सेस में होते हैं कि हमें जो लीव्स है कलरफुल नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक लास्ट ऑर्गेनेलिस आपकी रहती है प्लांट्स में, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल जो होते हैं प्लांट्स में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, एनिमल्स में या तो एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में मतलब जैसे एनिमल्स में या तो एब्सेंट होते हैं और स्मॉलर इन साइज। अब वैक्यूल जो होते हैं, देखो ए सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल, और इनको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी स्पेस। मतलब इतने ज़्यादा बड़ा होता है प्लांट्स में कि इट टेक नियर अबाउट 3/4, मतलब 3/4 पार्ट जो है ये प्लांट का ले लेता है। अब तभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एनिमल सेल। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, लेकिन क्योंकि प्लांट्स में वैक्यूल जो है ये मैक्सिमम स्पेस ले लेता है, तो जो न्यूक्लियस एक साइड में चला जाता है टू गिव स्पेस फॉर वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स को स्पेस देने के लिए थोड़ा सा साइड में चला जाता है, दैट इज वाई इन प्लांट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन, ठीक है बच्चों। तो वैक्यूल जो होते हैं एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे आप चीक सेल और या ओनियन सेल की बात करें, ओनियन सेल में मेरी आपको मैंने ये बताया था, और इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स। और ये आपके चीक सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर स्मॉल। वैक्यूल चीक सेल में, क्योंकि चीक सेल एनिमल है, तो एनिमल में मैं या तो वैक्यूल होते ही नहीं है, और होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो समझ आई बच्चों बात? तो ये हो गया आपका वैक्यूल्स, और इस तरह से आपका ये चैप्टर ओवर हुआ।
बेटा इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी का मैं बुक वर्क डिस्कस कर लेती हूँ। 1 मिनट बेटा, एनसीईआरटी की बुक सबके पास है ना? तो एनसीईआरटी में बुक वर्क देखो, सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वन सेल्ड ऑन बॉडी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर उसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, यूनि मीन्स वन। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, अमीबा एंड पैरामीशियम। दूसरा है मसल सेल आर ब्रांच्ड, मसल सेल जो होते हैं वो ब्रांच नहीं होते। मसल सेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि एक सेल पे तो ऐसे इस तरह से टेपरिंग होता है और इस तरह से थोड़ा सा ये ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन जो नर्व सेल एज ब्रांच सेल, नर्व सेल ब्रांच सेल होते हैं लेकिन मस्कुलर सेल ब्रांच नहीं होते, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। थर्ड, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्गन, आपको मैंने जब से लेसन शुरू कराया बार बार बता रही हूँ कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल। तो इसमें जैसे आपके सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, तो सेल जो है बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट है अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, ये भी मैंने आपको बताया था कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इट हैज़ इरेगुलर एंड इनडेफिनेट शेप, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेलिस, ये मैंने आज ही आपको बताया कि मैनी सेल ऑर्गेनेलिस स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यू नो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग क्लोरोफिल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है टर्म फॉर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, अभी अभी बताया साइटोप्लाज्म में क्या स्कैटर्ड होती है, सेल ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट है द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इनको अगर हम मिला दें तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये बेटा 9th में है, जस्ट अभी तो ना याद कर लो, लिविंग कंटेंट इन द सेल। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ये भी मैंने बताया था आपको, जीन आर द मेन इनहेरिटेड यूनिट या यू में से हेरिडिटरी व्हीकल्स, तो हेरिडिटरी व्हीकल्स या इनहेरिटेंस यूनिट होती है जीन्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। नेक्स्ट है ग्रीन प्लास्टिड, ये भी मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन प्लास्टिड आपका कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स। इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को अलग करती है और जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल को मतलब सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है, तो आंसर इज मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, अभी भी डिस्कस किया, वैक्यूल, वैक्यूल इज द एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल अगेन टिश्यू, पता ही है आपको कि ग्रुप ऑफ सेल जो हमारा होता है टिश्यू, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका ये चैप्टर वो हुआ फिनिश, और इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बुक वर्क आपसे डिस्कस की है, ये बुक वर्क आप कर लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर भी करना। सेकेंडली बेटा आप क्वेश्चन आंसर ट्राई नहीं करते हो, बार बार मैं कहती हूँ ट्राई किया करो, जब मैं आंसर की भेजती हूँ तभी मुझे आप अपना काम भेजते हो, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।